हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैमूर रहमान। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है कि बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आई डोंट नो कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन चूँकि एक जो अहम चीज़ है उससे शुरू कर लेते हैं। परसों हमने शो किया और हमारे साथ एक हवाले से गवर्नमेंट के अलाई हैं चौधरी मंजूर साहब, जो कसूर से माशाल्लाह बड़े लीडर हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि वहाँ पे उन्होंने बताया जी कि ये जो PIA के जो 64 रूट्स हैं, जिसे हम इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, कि वो जो हैं वो इतने वैल्यूएबल हैं कि उनकी कोई वैल्यू का पता नहीं है। एंड देन कुछ 7.5% जो है उस पर हम फिर मैंने देखा दुनिया में तकरीबन 100 से ज़्यादा एयरलाइन जो हैं वो प्रॉफिट में चल रही हैं। अभी एयर मैक्सिकाना जो है मैक्सिको ने भी चलाई है। और सेकेंडली और आखिरी बात ये, खैर से जो हमने प्राइवेटाइजेशन की है अच्छी तरह करते, इस इंतहाई आला यानी सिलसिले के कोई आला नताइज निकलते, वो आपके सामने हैं। तो हाउ डू यू लुक एट दिस? ये क्या इसे लिक्विडेशन कहेंगे, लाइक व्हाट हैपेंड मुबैना तौर पर MCB एंड सो फोर्थ? देखें जी, अगर मैं कोई असासा बेचता हूं तो उसके एवज़ मुझे कोई ना कोई पैसे मिलने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर मेरे पास गाड़ी खड़ी है या मेरे पास ज़मीन है, मैं आपको बेचता हूं तो मुझे कोई पैसे मिलने चाहिए। मगर ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, इसकी मुनफरिद बात ये है कि इसमें जितने पैसे इन्वेस्टर डालेगा PIA को ख़रीदने के लिए, वो हुकूमत को नहीं मिलेंगे, वो वापस उसी की PIA में चले जाएंगे। तो इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए मगरो लाओ प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हुकूमत कुछ भी गेन नहीं कर रही। बिल्कुल मामूली सा गेन है उनके पास। 25% शेयर्स वो अपने पास रखेंगे, जो शेयर्स वो बेचेंगे उसमें से 92% हिस्सा जो है वो PIA के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट विल गेन नथिंग फ्रॉम इट। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर PIA को एक प्राइवेट कंपनी सैल्वेज कर सकती है, उसको ठीक ठाक कर सकती है, उसको बेहतर कर सकती है, तो हुकूमत क्या इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो इसको ठीक नहीं कर सकती? और अगर वो वाकई इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो एक छोटी सी एयरलाइन को ठीक नहीं कर सकती, तो पूरे मुल्क को कैसे ठीक करेगी? ये सवालात आपके सामने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ PIA का जो मगरो लाओ प्रोग्राम हुकूमत ने इस वक्त बनाया है, ना उसमें कोई यूनियंस के साथ कंसल्टेशन हुई है, ना एम्प्लॉयज़ के साथ कोई कंसल्टेशन हुई है। और जिन लोगों को बेचा जा रहा है, जिसमें अब लकी सीमेंट सबसे आगे है, उस हवाले से भी यही कहा जा रहा है, तनकीद की जा रही है कि क्या उनसे PIA चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी। और अगर वो चला भी लेते हैं, कीमतें बढ़ा लेते हैं एंड सो ऑन, तो फिर उसका कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट होगा? सारी एयरलाइनें अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगी एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो कोई पॉजिटिव होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। जी मियाँ साहब। डॉक्टर साहब, जो PIA की निजकारी है वो कल होने जा रही है, कल इसको लाइव दिखाया जाएगा। और आज जो इश्तिहारात इस हवाले से जारी हुए उसमें कहा गया अजमत की उड़ान, इसको जो है वो नाम दिया गया है। इसमें आपने भी फरमाया और ये भी बात जो है वो सामने आ रही है कि जो 75% सरमाया होगा, बल्कि इससे ज़्यादा सरमाया होगा, वो PIA में ही इन्वेस्ट होगा। के इलेक्ट्रिक की मिसाल हमारे सामने है। के इलेक्ट्रिक में भी जो पैसा था वो उनको कहा गया था कि वो इन्वेस्ट करें, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। उनको बेल आउट पैकेज देने पड़े उनको ऑक्सीजन के लिए। क्या हम मुस्तकबिल में PIA को भी ऐसे ही देखेंगे? मुझे तो ऐसे ही महसूस हो रहा है फ़िलहाल जी कि हुकूमत जो प्रोग्राम बना रही है वो बेसिकली उसको निजकारी नहीं कहना चाहिए, उसको सेल कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से गवर्नमेंट कुछ भी अर्न नहीं करेगी। 75% शेयर बेचेगी, जिसमें 92% शेयर जो हैं वो 75 के 92% शेयर जो हैं वो PIA के अंदर री इन्वेस्ट होंगे। ये लोग, कंज्यूमर को और पब्लिक को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत को उसमें से कुछ भी नहीं तकरीबन मिलने लगा। तो हाउ इज़ दिस गोइंग टू बेनिफिट द गवर्नमेंट? मैं मानता हूं कि ऐसी निजकारियां दूसरी एयरलाइंस की भी हुई हैं, मगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड जब आप देखते हैं तो इट्स नॉट इंस्पायरिंग। नज़र यही आता है कि बाद में फिर वो एयरलाइनें या ठप हो गई या अगर चली तो गवर्नमेंट के बेल आउट से चली। इसमें जो सबसे लेकिन डॉक्टर साहब, जो बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जो कौमी तहवील में चल रही हैं और वो बिल्कुल मुनाफा कमा रही हैं और दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में उनका शुमार होता है। और PIA जो है उनके पास भी जो असासे हैं 2000 अरब रुपए के असासे हैं। क्या उसके साथ PIA को कौमी तहवील में ही रखकर मुनाफा बख्श नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है जी। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस पे कई स्टडीज़ हो चुकी हैं कि कौन सी रूट्स जो है वो प्रॉफिटेबल हैं, कौन सी रूट्स प्रॉफिटेबल नहीं है, किस तरह से जो नए जहाज़ों की आप
लीसिंग, ड्राई लीसिंग वगैरह करके उनको ख़रीद सकते हैं। इस पर बड़ी तफसीली स्टडी है कि PIA को ठीक करने का तरीका क्या है, मगर हुकूमत से होती नहीं। अब देखें, ये जो निजकारी है ना, इसमें जो स्टेट है, सारी PIA की डेट जो है वो स्टेट की तरफ चली जाएगी, पेंशन लाइबिलिटी स्टेट की तरफ चली जाएंगी, पॉलिटिकल कॉस्ट भी स्टेट की तरफ चली जाएंगी। यानी कि जो लॉसेस हैं PIA के वो सारे स्टेट को उठाने पड़ेंगे इसी शक्ल के अंदर कि उन्होंने ये कहा जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे हमसे खरीदेंगे चीज़, वो पैसे आप वापस ले लें। मैं ये ओपन स्काई पॉलिसी को कहा जाता है, ये क्या है, इसने हमारे साथ क्या किया है? जी, ओपन स्काई पॉलिसी यही थी कि कोई भी, जब पहले तो पुराने ज़माने के अंदर जब ओपन स्काई पॉलिसी नहीं थी तो बेसिकली आपको परमिट, आप जो है वो जो रूट्स थे वो ना सिर्फ डिटर्मिन्ड थे, बल्कि एक तरह से आप ये कहें कि आपकी जो एयर स्पेस है उसकी कमर्शियल यूसेज जो है वो कंट्री के पास होती थी मेनली। जब ओपन स्काई पॉलिसी हुई तो इसका मतलब है कि विदाउट एनी बैरियर टू एंट्री मुख्तलिफ और एयरलाइंस जो हैं वो आ जा सकती हैं, आपकी एयर स्पेस में लैंड कर सकती हैं। अब मामला ये है कि जो आपके पड़ोस में बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइंस हैं वो सारी पब्लिकली ओन्ड हैं बाय द वे, जिसमें सऊदी अरेबिया है की एयरलाइन है, तहाद एयरलाइन है, कतर की एयरलाइन है। उसने PIA की इन एयरलाइंस ने PIA की सारी इंटरनेशनल मार्केट को उड़ा के रख दी जब से आपने ओपन स्काइज पॉलिसी की। तो उसका यही जो PIA के अंदर जो लॉस हुआ है उस पर सबसे बड़ी वजह है ही ओपन स्काई पॉलिसी, जिसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस हैं वो PIA के मुनाफे को उड़ा के ले गई। ये कोई निजी एयरलाइंस नहीं है बाय द वे, ये सारी की सारी जो एयरलाइंस है मिडिल ईस्ट की वो गवर्नमेंट ओन्ड है, और एक ज़माने में PIA ने मदद की थी इनको सेटअप करने के लिए। तो ये अलमिया है, आयरनी है तारीख की। डॉक्टर साहब, आपने PIA की बात की है, PIA की लायबिलिटीज की बात की है, उनके बकायाजात की बात की है, उनके कर्जे की बात की है। 654 अरब रुपए के कर्जे हैं PIA पे जो कि होल्डिंग कंपनी के स्पुर्द कर दिए गए हैं, और उसकी जो अदायगी है वो अवाम करेगी। और इस पर लायबिलिटी की बात की जाए, तमाम उसको शामिल किया जाए तो 800 अरब रुपया जो है अवाम अदा करेंगे और हुकूमत के खजाने में भी कुछ नहीं आएगा। तो फिर ये क्या है? कुछ नहीं आएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मगरो लाओ प्रोग्राम है, इसको सेल कहना ही दुरुस्त नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि भाई मेरे पास आई रियली ड्रेड टू कंट्राडिक्ट यू, लेकिन बात ये है कि ये मगरो लाओ से कुछ ज़्यादा भी लगता है। एनीवे, मैं इसमें नहीं जाता, लेट्स लीव इट टू द इमेजिनेशन ऑफ दोज हु आर वाचिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। एक उम्मीद की किरण आई थी, और वो उम्मीद की किरण ये थी कि सोलर आ गया। और मैं पर्सनली आई नो मैनी फैमिलीज हु वर रियली स्ट्रेस, अच्छी फैमिली, खाती पीती, मगर उनका बेड़ा गर्क करने का तो हमने ठेका ले रखा है। तो कुछ अरसे से जो ये हुआ, अब सुना है इसका कला कमा करके जो इंतहाई मुकद्दस मुनाफाजात हैं IPPs के, उनकी बहाली के लिए हम सर तन मन की बाजी लगा देंगे, और ये सोलर वाला खेल भी अब खत्म हो जाएगा एट द टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड इज शिफ्टिंग ऑन सोलर। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो नई सोलर पॉलिसी 2025 इंट्रोड्यूस हुई है, इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि नेट मीटरिंग से ये ग्रॉस मीटरिंग पे जाना चाहते हैं। अब कंज्यूमर को समझने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, कि नेट मीटरिंग में ये होता है कि जी मैंने कुछ बिजली ख़रीदी और कुछ बिजली बेची, उनके दरमियान जो फ़र्क है वो नेट मीटरिंग उसको कहते हैं। ग्रॉस मीटरिंग बिल्कुल और चीज़ है। ग्रॉस मीटरिंग का मतलब ये है कि जो बिजली आपके घर पे प्रोड्यूस होती है छत पे, वो पहले ग्रिड में जाएगी, वो आपके घर में नहीं आएगी, वो पहले ग्रिड में जाएगी, और तमाम की तमाम बिजली आप ग्रिड से खरीदेंगे। आप अपने घर से डायरेक्ट बिजली नहीं ले सकते, वो बिजली ग्रिड में जाएगी, ग्रिड से आपके पास आएगी। और उसमें जो ग्रिड में जाने का और वापस आने का सिलसिला है, उसमें वो उन्होंने रेट भी सारा तब्दील कर लिया। उन्होंने 26 रुपए से 10 रुपए पे ले आए हैं उस रेट को। तो इस तरह ग्रॉस मीटरिंग के ज़रिए जो आपके छत पे पैनल लगा हुआ है वो अब आपका पैनल नहीं होगा, उसमें जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो जाएगी पहले ग्रिड में, और ग्रिड से वापस आपके पास आएगी। और इस तरह से हुकूमत जो है वो बेसिकली आपकी जो छत पे सोलर लगा हुआ है उसकी नेशनलाइजेशन कर रही है। फिर उन्होंने टर्म भी चेंज कर दी है, 7 साल से 5 साल कर दी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे होगा? क्या ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो बिजली की मजमूई सलाहियत है, सर मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूं, फैक्ट्स रखता हूं, इस पे रहनुमाई फरमाइएगा। जो बिजली की मजमूई सलाहियत है वो इस वक्त 46,000 मेगावाट है, और सोलर नेट मीटरिंग में इस वक्त बिजली जो है वो 6,000 मेगावाट तक आ चुकी है। और ऑफ ग्रिड की बात की जाए तो 13,000 मेगावाट की वो है सलाहियत जो है वो हो चुकी है। 32,000 मेगावाट के जो सोलर पैनल हैं वो दरामद हो चुके हैं। ये मजमूई सलाहियत से बढ़ गई है इसकी जो है ना वो जो सोलर नेट मीटरिंग की है। तो क्या ये मुमकिन है हुकूमत के लिए कि जो हर छत पे जो है वो प्लांट लगा हुआ है उसको उसकी हौसला शिकनी करके IPPs की महंगी बिजली बेच ले?
या हुकूमत अपनी बिजली जो है वो सस्ती कर ले और इन जो है वो सोलर की बिजली जो है वो बराबर हो जाए? हुकूमत देखें जी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने अब यही कहा है ना कि 25 किलोवाट से कम भी अगर आपने सोलर पैनल लगाया हुआ है तो उसका भी आपको लाइसेंस चाहिए। अब जब आप उसका लाइसेंस लेते हैं और आप नेट मीटरिंग या आप ग्रॉस मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके काबू में आ गया ना, फिर उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। या तो फिर आप छत पे लगाएं और हुकूमत को बताएं ना कि हमने लगाया हुआ है, शायद लोग ये करना शुरू कर दें। मगर रियलिटी जो है, सबसे बड़ी रियलिटी जो है वो ये है कि जो ग्रिड से बिजली आ रही है वो बेसिकली इकोनॉमिकल ही नहीं है। सीधी बात है कि छत पे अगर मैं बिजली सस्ती बना सकता हूँ और ग्रिड से जो बिजली वो महंगी है, तो मार्केट के जो असूल हैं वो यही हमें बताते हैं कि भाई कंज्यूमर तो ये प्रेफर करेगा कि मैं सस्ती बिजली खरीदूँ। तो कैसे हो सकता है, ज़रा सोचें कि जो ग्रिड से बिजली आ रही है वो महंगी है और जो छत पे बिजली प्रोड्यूस हो रही है छोटे से पैनल से वो सस्ती है। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हुकूमत ने जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके अंदर उन्होंने तय किया हुआ है कि हम इतने पैसे आपको देंगे चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या हम बिजली ना इस्तेमाल करें। उसकी वजह से सारा लॉस है। लेकिन सर जो नेट मीटरिंग है उसकी कीमत तो 23 रुपए है और जो आईपीपी से बिजली लेते हैं वो 70 रुपए है। तो क्या अपने लोगों से, अपनी आवाम से 25 रुपए या 23 रुपए की बिजली के बजाय 70 रुपए का जो आईपीपी का यूनिट है वो बेहतर है? देखें, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि ये हम लोगों से पैसा लूट लूट के तो आईपीपीज को पकड़ाई जा रहे हैं जो कि इस वक्त बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग बिलियंस बिलियंस कमा रहे हैं। मगर ना सिर्फ कंज्यूमर का नुकसान है इसमें, देखें जी इसमें इकोनॉमी का भी नुकसान है क्योंकि इसमें नुकसान है बिजनेसमैन का भी, इसमें नुकसान है शॉपकीपर का भी, इसमें हर बंदे का नुकसान है क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो इतनी हाई है पाकिस्तान में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई है कि कारोबार चल ही नहीं रहा। अगर ये चाहते हैं कि मईशत चले तो बिजली कम करें ना, सस्ती करें। लेकिन डॉक्टर साहब मुस्तकबिल क्या है कि हुकूमत जो है नेट मीटरिंग को रोक पाएगी? क्योंकि जो आपने बात की ऑफ ग्रिड की कि लोग जो हैं वो छुपा के अपने खुद जो है वो प्लांट लगा लेंगे, इस तरह के बहुत से सार्फिन हैं जो पैरेलल एक प्लांट लगा के चुके हैं और कुछ जो है वो बिजली नेट ग्रिड को देते हैं, बाकी अपने खुद यूज करते हैं। क्या ऐसे हुकूमत जो है वो रोक पाएगी नेट मीटरिंग? नहीं, इसमें मेरा ख्याल में ना हमें यकीन है अपना माजी को देखते हुए कि माशाल्लाह वापडा वगैरह ये लोग भी हमारे साथ तावन करेंगे। अच्छा, मैं अर्ज करूं, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब एक आदमी जो हमारे एक शख्स बड़े मोहतरम मेरे और मेरे ज़ाती भी उनसे सलाम दुआ है और वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि $100 बिलियन से ज़्यादा का जो है तो दुबई में हमारी रियल एस्टेट है। $11 बिलियन की तो आई थी, इससे पहले मुझे याद नहीं चंद साल पहले $18 बिलियन तक भी गए हैं। सालाना जो हमने शॉपिंग स्प्री थी हमारी जो प्रॉपर्टी की, दुबई की प्रॉपर्टी की मार्केट में। सो हाउ कम सच अ ह्यूज अमाउंट स्लिप्स और हमें पता नहीं चलता, ना हमारे किसी इदारे को पता चलता है और ना कुछ माशाल्लाह बड़ा। ये क्या है डॉक्टर साहब? देखें जी, इस वक्त जो फाइनेंशियल सिस्टम इंटरनेशनली चल रहा है और हमारे मुल्क में भी चल रहा है उसमें सरमायादारों के लिए मुश्किल नहीं कि वो अपना सरमाया जो उन्होंने पाकिस्तान से बनाया है उसको वो कहीं बाहर भेज दें। और वो बाहर भेज रहे हैं या तो बैंकों में रख लेते हैं बाहर या फिर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कभी एक बार बिजनेस वगैरह में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ कि गौहर साहब ने जो डेटा दिया है कि $100 बिलियन, अंदाज़ा करें $100 बिलियन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरमायादारों ने और वेरियस लोगों ने, अमीर लोगों ने जाके पार्क किया हुआ है दुबई के अंदर। अगर वो $100 बिलियन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट होता तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा होता। $1-2 बिलियन के लिए हम भीख मांग रहे होते हैं। पूरी इकोनॉमी की रिस्ट्रक्चरिंग, सोलर की रिस्ट्रक्चरिंग, PIA बेच दो, ये बेच दो, और देखें $100 बिलियन सारा का सारा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तानी सरमायादारी या सरमायाकारों के हवाले से तनकीद नहीं है, ये इस वक्त तीसरी दुनिया का जो मॉडल है कैपिटलिज्म का, ये उस पर तनकीद है कि इस मॉडल के अंदर फ्रेंकली स्पीकिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ग्रो कर सकेंगी कि नहीं। यहाँ पे मुनाफा, अगर मजदूर काम करता है, प्रोडक्ट पैदा करता है, मुनाफा बनता है, वो मुनाफा इन्वेस्ट ही नहीं होता, वो दफा हो जाता है। सोने की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। $4,400 फी औंस जो है वो सोने की कीमत हो चुकी है, जो कि हाईएस्ट बताई जाती है। हुकूमत ने तो खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई हुई है, फिर क्यों ये सोना जो है महंगा हो रहा है? सर, सोने की मार्केट में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास इस पर ज़्यादा तहकीक नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सरमाया बाहर जा रहा है उससे यही साबित होता है कि इस तरह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा।